नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी 5वीं कहानी पढ़ेंगे और इस कहानी का नाम है मुगलों ने अपनी सल्तनत बख्श दी, जिसे लिखा है भगवती शरण वर्मा जी ने। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं, सुनते हैं। इस कहानी को सुने, सुनाए और अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हीरो जी को आप नहीं जानते और ये दुर्भाग्य की बात है। इसका यह अर्थ नहीं है कि केवल आपका दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य हीरो जी का भी है। कारण कारण बड़ा सीधा साधा है। देखिए, यदि आपका हीरो जी से परिचय हो जाए तो आप निश्चय समझ लेंगे कि आपका संसार के एक बहुत बड़े विद्वान से परिचय हो गया। हीरो जी की को जानने वालों में अधिकांश का मत है कि हीरो जी पहले जन्म में विक्रमादित्य के 9 रत्नों में एक अवश्य रहे होंगे और अपने किसी पाप के कारण उनको इस जन्म में हीरो जी की योनि प्राप्त हुई। तो हीरो जी ने दुनिया देखी है। यहाँ ये जान लेना ठीक होगा कि हीरो जी की दुनिया मौज और मस्ती की ही बनी हुई है। तो हीरो जी के दर्शन प्रायः चाय की दुकान पर हुआ करते हैं। जो पहुंचता है वो हीरो जी को एक प्याला चाय अवश्य पिलाता है। तो उस दिन जब हम लोग चाय की दुकान पर पहुंचे तो हीरो जी एक कोने में आंखें मूंदे हुए बैठे कुछ सोच रहे थे। हम लोगों ने बातें शुरू की और हरिजन आंदोलन से घूमते फिरते बात आ पहुंची दानवराज बलि पर। पंडित गोवर्धन शास्त्री ने ऑमलेट का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा कि भाई ये तो कलयुग है, ना किसी में दीन है ना किसी में ईमान। अरे कौड़ी कौड़ी पे लोग बेईमानी करने लग गए हैं। अरे अब तो लिख कर भी लोग मुकर जाते हैं। एक युग था जब दानव तक अपने वचन निभाते थे। सुरों और नरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। दानवराज बलि ने वचनबद्ध होकर सारी पृथ्वी दान कर दी थी। अब पृथ्वी काहे को, अरे स्वयं अपने को भी दान कर दिया था उसने, समझे। हीरो जी चौंक पड़े। खासकर उन्होंने कहा क्या बात है, जरा फिर से तो कहना। सब लोग हीरो जी की ओर घूम पड़े। कोई नई बात सुनने को मिलेगी और इस आशा से मनोहर ने शास्त्री जी के शब्दों को दोहराने का कष्ट उठाया। हीरो जी, ये गोवर्धन शास्त्री जी हैं। सो कह रहे हैं कि कलयुग में धर्म कर्म सब लोप हो गया और त्रेता में तो दैत्यराज बलि तक ने अपना सब कुछ केवल वचनबद्ध होकर दान कर दिया था। हीरो जी हंस पड़े। तो ये गोवर्धन शास्त्री कहने वाले हुए और तुम लोग सुनने वाले हैं, ठीक कहा ना। लेकिन हमसे सुनो, ये तो कह रहे हैं त्रेता की बात। अरे तब तो अकेले बलि ने ऐसा कर दिया था, लेकिन मैं कहता हूं कलयुग की बात। देखो, कलयुग में तो एक आदमी की कही हुई बात उसकी 7-8 पीढ़ी तक निभाती गई और यद्यपि वो पीढ़ी स्वयं नष्ट हो गई लेकिन उसने अपना वचन नहीं तोड़ा। हम लोग आश्चर्य में आ गए। हीरो जी की बात समझ में नहीं आई। पूछना पड़ा, हीरो जी, कलयुग में किसने इस प्रकार अपने वचनों का पालन किया है? अरे बच्चे हो ना, हीरो जी ने मुंह बनाते हुए कहा। जानते हो मुगलों की सल्तनत कैसे गई? हाँ, वो अंग्रेजों ने उनसे छीन ली। तभी तो कहता हूं कि तुम सब लोग बच्चे हो, स्कूली किताबों को रट रट कर बन गए हो पढ़े लिखे आदमी। अरे मुगलों ने अपनी सल्तनत अंग्रेजों को बख्श दी थी, मालूम है। हीरो जी ने ये कौन सा नया इतिहास बनाया? आंखें कुछ अधिक खुल गई, कान खड़े हो गए। मैंने कहा, सो कैसे? अच्छा तो फिर सुनो। हीरो जी ने आरंभ किया। जानते हो, शहंशाह शाहजहां की लड़की शहजादी रोशन आरा एक दफे बीमार पड़ी थी और उसे एक अंग्रेज डॉक्टर ने अच्छा किया था। उस डॉक्टर को शहंशाह शाहजहां ने हिंदुस्तान में
तिजारत करने के लिए कलकत्ते में कोठी बनाने की इजाजत दे दी थी। हाँ, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है? लेकिन असल बात यह है कि शहजादी रोशन आरा वही शहंशाह शाहजहां की लड़की, वही शहजादी रोशन आरा एक दफे जल गई। अधिक नहीं जली थी, अरे हाथ में थोड़ा सा जल गई थी, पर जल तो गई थी ना। बड़े बड़े हकीम और वैद्य बुलाए गए, इलाज किया गया, लेकिन शहजादी को कोई अच्छा ना कर सका। और शहजादी को भला अच्छा कौन कर सकता था? वो शहजादी थी ना, सब लोग लगाते थे लेप, और लेप लगाने से होती थी जलन, और तुरंत शहजादी ने धुलवा डाला उस लेप को। भला शहजादी को रोकने वाला कौन था? अब शहंशाह सलामत को फिक्र हुई, लेकिन शहजादी अच्छी हो तो कैसे? वहां तो दवा असर करने ही ना पाती थी। उन्हीं दिनों एक अंग्रेज घूमता घामता दिल्ली आया, दुनिया देखे हुए, घाट घाट का पानी पिए हुए, पूरा चालाक और मक्कार, समझे? उसको शहजादी की बीमारी की खबर लग गई। नौकरों को घूस देकर उसने पूरा हाल समाचार दरियाफ्त किया। उसे मालूम हो गया कि शहजादी जलन की वजह से दवा धुलवा डाला करती है। सीधे शहंशाह सलामत के पास पहुंचा, कहा कि मैं डॉक्टर हूं। शहजादी का इलाज उसने अपने हाथ में ले लिया। उसने शहजादी के हाथ में एक दवा लगाई। उस दवा से जलन होना तो दूर रहा, उल्टे जले हुए हाथ में ठंडक पहुंच गई। अब भला शहजादी उस दवा को क्यों धुलवाती? हाथ अच्छा हो गया। जानते हो दवा क्या थी? हम लोग हीरो जी की तरह भेद भरी दृष्टि से देखने लगे। भाई, अब हम दवा क्या जाने? कृष्णानंद जी ने कहा, तभी तो कहते हैं कि इतना पढ़ लिख कर भी तुम्हें तमीज ना आई। अरे वो दवा थी वैसलीन। हाँ, वही वैसलीन जिसका आज घर घर में प्रचार होता है। वैसलीन? लेकिन वैसलीन तो दवा नहीं होती। कृष्णानंद ने फिर कहा। हीरो जी संभल कर बैठ गए, फिर बोले, कौन कहता है कि वैसलीन दवा होती है? अरे उसने हाथ में लगा दी वैसलीन और घाव आप अच्छा हो गया। वो अंग्रेज बन बैठा डॉक्टर, और उसका नाम हो गया। शहंशाह शाहजहां बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने उस फिरंगी डॉक्टर से कहा, मांगो। उस फिरंगी ने कहा, हुजूर, मैं इस दवा को हिंदुस्तान में राइज करना चाहता हूं, और इसलिए हुजूर मुझे हिंदुस्तान में तिजारत करने की इजाजत दे दे। बादशाह सलामत ने जब ये सुना कि डॉक्टर हिंदुस्तान में इस दवा का प्रचार करना चाहता है, तो और प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मंजूर, और कुछ मांगो। तब उस चालाक डॉक्टर ने जानते हो क्या मांगा? उसने कहा कि हुजूर, मैं एक तंबू तानना चाहता हूं, जिसके नीचे इस दवा के पीपे इकट्ठे किए जाएंगे। जहां पना ये फरमा दे कि उस तंबू के नीचे जितनी जमीन आएगी, वो जहां पना ने फिरंगियों को बख्श दी। शहंशाह शाहजहां थे सीधे साधे आदमी। उन्होंने सोचा तंबू के नीचे भला कितनी जगह है। उन्होंने कह दिया, मंजूर। हाँ, तो शहंशाह शाहजहां थे सीधे साधे आदमी। छल कपट उन्हें आता ना था, और वो अंग्रेज था दुनिया देखे हुए। 7 समुंदर पार करके हिंदुस्तान आया था। पहुंचा विलायत, वहां उसने बनवाया रबड़ का एक बहुत बड़ा तंबू, और जहाज पर तंबू लगवाकर चल दिया हिंदुस्तान। कलकत्ते में उसने वो तंबू लगवा दिया। वो तंबू कितना ऊंचा था, इसका अंदाजा आप लोग लगा नहीं सकते। उस तंबू का रंग नीला था। तो जनाब वो तंबू लगा कलकत्ते में, और विलायत से पीपे पर पीपे लद लद कर आने लगे। उन पीपों में वैसलीन की जगह भरा था एक अंग्रेज जवान, मैं बंदूक और तलवार के। सब पीपे तंबू के नीचे रखवा दिए गए। जैसे जैसे पीपे जमीन घेरने लगे, वैसे वैसे तंबू को बढ़ा बढ़ाकर जमीन घेरती गई। तंबू तो रबड़ का था ना, जितना बढ़ाया बढ़ गया है। तो अरे
अब जनाब तंबू पहुंचा प्लासी। तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना कि प्लासी का युद्ध हुआ था, हैं? अरे सब झूठ है। असल में तंबू बढ़ते बढ़ते प्लासी पहुंचा था और उस वक्त मुगल बादशाह का हरकारा दौड़ा था दिल्ली। बस ये कह दिया गया कि प्लासी की लड़ाई हुई। जी हाँ, उस वक्त दिल्ली में शहंशाह शाहजहां की तीसरी या चौथी पीढ़ी सल्तनत कर रही थी। हरकारा जब दिल्ली पहुंचा उस वक्त बादशाह सलामत की सवारी निकल रही थी। हरकारा घबराया हुआ था, वो इन फिरंगियों की चालों से हैरान था। उसे मौका देखा ना माहौल, वहीं सड़क पर खड़े होकर उसने चिल्लाकर कहा, जहां पना गजब हो गया। जहां पना ये बदतमीज फिरंगी अपनी तंबू प्लासी तक खींच लाए हैं और चूंकि कलकत्ते से प्लासी तक की जमीन तंबू के नीचे आ गई है, इसलिए इन फिरंगियों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। जो इनको मना किया तो इन बदतमीजों ने शाही फरमान दिखा दिया। बादशाह सलामत की सवारी रुक गई थी। बादशाह को बुरा लगा था। उन्होंने हरकारे से कहा, म्या हरकारे, मैं कर ही क्या सकता हूं। जहां तक फिरंगियों का तंबू घिर जाए वहां तक की जगह उनकी हो गई। हमारे बुजुर्ग ये कह गए हैं। बेचारा हरकारा अपना सा मुंह लेकर वापस आ गया। हरकारा लौटा और इन फिरंगियों का तंबू बढ़ा। अभी तक तो आते थे पीपों में आदमी, अब आने लगा तरह तरह का सामान। हिंदुस्तान का व्यापार फिरंगियों ने अपने हाथ में ले लिया। तंबू बढ़ता ही रहा और पहुंच गया बक्सर। इधर तंबू बढ़ा, उधर लोगों की घबराहट बढ़ी। ये जो किताबों में लिखा है कि बक्सर की लड़ाई हुई, ये भी गलत है भाई। हाँ, जब तंबू बक्सर पहुंचा तो फिर हरकारा दौड़ा। अब जरा बादशाह सलामत की बात सुनिए। वो जनाब दीवान खास में तशरीफ रख रहे थे और उनके सामने सैकड़ों बल्कि हजारों मुनासिब बैठे थे। बादशाह सलामत हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। सामने एक साहब जो शायद शायर थे, कुछ गा गा कर पढ़ रहे थे और कुछ मुसाहिब जो थे वो गला फाड़ फाड़ कर वाह 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 कर रहे थे। कुछ लोग तीतर बटेर लड़ा रहे थे। हरकारा जो पहुंचा तो ये सब बंद हो गया। बादशाह सलामत ने पूछा, म्या हरकारे, क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो? हाँकते हुए हरकारे ने कहा, जहां पना इन बदजात फिरंगियों ने अंधेर मचा रखा है। वो अपना तंबू बक्सर खींच रहा है। बादशाह सलामत को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने अपने मुसाहिबों से पूछा, म्या हरकारा कहता है कि फिरंगी अपनी तंबू कलकत्ते से बक्सर तक खींच लाए हैं, ये कैसे मुमकिन है? इस पर मुसाहिब ने कहा, जहां पना ये फिरंगी जादू जानते हैं, जादू। दूसरे ने कहा, जहां पना इन फिरंगियों ने जिन्नात पाल रखे हैं और ये जिन्नात सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। बादशाह सलामत की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने हरकारे से कहा, म्या हरकारे, तुम बतलाओ ये तंबू किस तरह बढ़ाया? हरकारे ने समझाया कि तंबू रबड़ का है। इस पर बादशाह सलामत बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा, ये फिरंगी भी बड़े चालाक हैं, पूरे अकल के पुतले हैं। इस पर सब मुसाहिबों ने एक स्वर में कहा, इसमें क्या शक है, जहां पना बजाओ फरमाते हैं। बादशाह सलामत मुस्कराए, अरे भाई, किसी चौबदार को भेजो जो इन फिरंगियों के सरदार को बुला लाए, मैं उसे खिला दूंगा। सब मुसाहिब कह उठे, वल्लाह वल्लाह वल्लाह, जहां पना एक ही दरिया दिल है, इस फिरंगी सरदार को जरूर खिला देनी चाहिए। हरकारा घबराया। वो आया था शिकायत करने, यहां बादशाह सलामत फिरंगी के सरदार को खिला देने पे आमादा थे। वो चिल्ला उठा, जहां पना
जहां पना इन फिरंगियों ने जहां पना की सल्तनत पर एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने तंबू के नीचे करके उस पर कब्जा कर लिया है। जहां पना ये फिरंगी जहां पना की सल्तनत छीनने पर आमादा दिखाई देते हैं। मुसाहिब चिल्ला उठे, ए ऐसा गजब। बादशाह सलामत की मुस्कुराहट गायब हो गई। दोस्तों थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने कहा, मैं क्या कर सकता हूं म्या हरकारे, भला मैं कर ही क्या सकता हूं। फिरंगी हमारे बुजुर्ग इन फिरंगियों को उतनी जगह दे गए जितनी तंबू के नीचे आ सके, भला मैं कर ही क्या सकता हूं। फिरंगी सरदार को खिला ना दूंगा। इतना कहकर बादशाह सलामत फिरंगियों की चालाकी अपनी बेगमात से बतलाने के लिए हरम के अंदर चले गए। हरकारा बेचारा चुपचाप लौट आया। जनाब, उस तंबू ने बढ़ना जारी रखा। एक दिन क्या देखते हैं कि विश्वनाथपुरी काशी के ऊपर वो तंबू तन गया। अब तो लोगों में भगदड़ मच गई। उन दिनों राजा चेत सिंह बनारस की देखभाल करते थे। उन्होंने उसी वक्त बादशाह सलामत के पास हरकारा दौड़ाया। वो दीवाने खास में हाजिर किया गया। हरकारे ने बादशाह सलामत से अर्ज की कि वो तंबू बनारस पहुंच गया है और तेजी के साथ दिल्ली की तरफ आ रहा है। बादशाह सलामत चौंक उठे। उन्होंने हरकारे से कहा, तो मैं हरकारे तुम ही बतलाओ क्या किया जाए। वहां बैठे हुए दो एक उमराओं ने कहा, जहां पना एक बड़ी फौज भेजकर इन फिरंगियों का तंबू छोटा करवा दिया जाए और कलकत्ते भिजवा दिया जाए। हम लोग जाकर लड़ने को तैयार हैं। जहां पना का हुक्म भर हो जाए। इस तंबू की क्या हकीकत है, एक मर्तबा आसमान को भी छोटा कर दे। बादशाह सलामत ने कुछ सोचा, फिर उन्होंने कहा, क्या बतलाऊं, हमारे बुजुर्ग शहंशाह शाहजहां इन फिरंगियों को तंबू के नीचे जितनी जगह आ जाए वो बख्श गए हैं और बख्शीशनामा की रूह से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हैं हम लोग अमीर तैमूर की औलाद हैं। एक दफा जो जबान दे दी वो दे दी। तंबू का छोटा कराना तो गैर मुमकिन है। हाँ, कोई ऐसी हिकमत निकाली जाए जिससे ये फिरंगी अपनी तंबू आगे ना बढ़ा सके। इसके लिए दरबार आम किया जाए और ये मसला वहां पेश हो। इधर दिल्ली में तो ये बातचीत हो रही थी और उधर इन फिरंगियों का तंबू इलाहाबाद से इटावा को ढकता हुआ आगरे पहुंचा। दूसरा हरकारा दौड़ा। उसने कहा, जहां पना ये तंबू आगे तक बढ़ाया है। अगर अब भी कुछ नहीं किया जाता तो ये फिरंगी दिल्ली पर भी अपना तंबू तान कर कब्जा कर लेंगे। बादशाह सलामत घबराए। दरबारे आम किया गया। सब अमीर उमरा इकट्ठे हो गए। तो बादशाह सलामत ने कहा, आज हमारे सामने एक अहम मसला पेश है। आप लोग जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग शहंशाह शाहजहां ने फिरंगियों को इतनी जमीन बख्श दी थी जितनी उनके तंबू के नीचे आ सके, और इन्होंने अपने तंबू कलकत्ते में लगवाया था। लेकिन वो तंबू है रबड़ का और वो धीरे धीरे ये लोग तंबू आगरे तक खींच लाए। हमारे बुजुर्ग से जब ये कहा गया तब उन्होंने कुछ करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि शहंशाह शाहजहां अपना कौल हार चुके हैं। हम लोग अमीर तैमूर की औलाद हैं और अपने कौल के पक्के हैं। अब आप लोग बतलाइए क्या किया जाए। अमीरों और मनसबदारों ने कहा, हमें इन फिरंगियों से लड़ना चाहिए और इनको सजा देनी चाहिए। इनका तंबू छोटा करवाकर कलकत्ते भिजवा देना चाहिए। जी साहब।
बादशाह सलामत ने कहा, अरे लेकिन हम तैमूर की औलाद हैं, हमारा कौल टूटता है। इसी समय तीसरा हरकारा हाँफता हुआ बिना इत्तला कराए दरबार में घुस आया और उसने कहा, जहां पना वो तंबू दिल्ली पहुंच गया, वो देखिए किले तक आ पहुंचा है। सब लोगों ने देखा, वास्तव में हजारों गोरे खाकी वर्दी पहने हुए, हथियारों से लैस, बाजा बजाते हुए तंबू को किले की तरफ खींचते हुए आ रहे थे। उस वक्त बादशाह सलामत उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, हमने तय कर लिया है, हम अमीर तैमूर की औलाद हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ कह दिया वही होगा। उन्होंने तंबू के नीचे की जगह फिरंगियों को बख्श दी थी। अब अगर दिल्ली भी उस तंबू के नीचे आ रही है तो आए, मुगल सल्तनत जाती है तो जाए, लेकिन दुनिया ये देख ले कि अमीर तैमूर की औलाद हमेशा अपने कौल की पक्की है। इतना कह बादशाह सलामत मैं अपने अमीर उमराओं के दिल्ली के बाहर हो गए और दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। आप सब लोग देख सकते हैं कि इस कलयुग में भी मुगलों ने अपनी सल्तनत बख्श दी। हाँ? हम सब लोग थोड़ी देर तक चुप रहे। इसके बाद मैंने कहा, हीरो जी एक प्याला चाय पिएंगे? हीरो जी बोल उठे कि इतनी अच्छी कहानी सुनाने के बाद भी एक प्याला चाय? अच्छा चलो ठीक है।